व्यूअर्स, ये इस सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातेह का दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड सुल्तान मुराद खान की वफात के बाद सुल्तान मोहम्मद खान की ताजपोशी की बात पर खत्म हुआ था, वहीं से शुरू करते हैं। अपनी ताजपोशी से 2 दिन कबल सुल्तान मोहम्मद खान ने यनीचरी के मामला की जांच पड़ताल के लिए कुछ जासूसों को तैनात किया। कासिम बिन हशाम नामी एक जासूस को उनका सरबराह मुकर्रर किया और इसे ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो इस सब मामला की मुकम्मल एक रिपोर्ट बनाकर सुल्तान को सारे मामले से आगाह करे। कासिम, जो कि हिजाज के शहर मक्का शरीफ का रिहायशी था और शमशीर जनी की उस्मानी तरबियतगाह के उस्ताद ताहिर बिन हशाम का बिरादर खुर्द, कासिम सुल्तान मोहम्मद खान का तब से वफादार रहा था जब सुल्तान मोहम्मद खान पहली बार तख्त नशीन हुए थे। कासिम सुल्तान मुराद खान को वापस लाने की तजवीज देने वाले सल्तनत के वफादारों में शामिल था, इसलिए सुल्तान मोहम्मद खान को कासिम पर पूरा भरोसा था। वाज़ेह रहे कि सुल्तान मोहम्मद खान अपनी नौउम्री के दौर में जब 2 मरतबा तख्त नशीन हुए तो दोनों मरतबा हालात ने ऐसी करवट ली कि उन्हें तख्त से दस्तबरदार होना पड़ा। पहली मरतबा हो नया डे और शाहनरी की अहद शिकनी आड़े आई और दूसरी मरतबा उदरना में यनीचरी की बगावत वजह बनी। दोनों मरतबा उनके वालिद मुराद खान सानी को वापस बुलाना पड़ा। यही वजह थी कि रियाया में ये तासुर उजागर हो गया था कि शहजादा मोहम्मद सल्तनत का इंतजाम बखूबी चलाने के अहल नहीं है। सुल्तान मोहम्मद खान को अब इस तासुर को दूर करना था, इसलिए उन्होंने जश्न ताजपोशी से 2 रोज कबल कासिम बिन हशाम को तलब किया और शाहाना अंदाज में इसकी पजीराई करते हुए कहा, आइए आइए कासिम बिन हशाम, अब जानते हैं कि 2 रोज बाद जश्न ताजपोशी की तकरीब है। अब हम सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान और सुल्तान हैं और हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। इससे कबल जब हमें सुल्तान बनाया गया तो आपकी मशावरत हमारे लिए बेहद सूदमंद साबित हुई थी, इसलिए हमने आज आपको तलब किया है। हम चाहते हैं कि इस मर्तबा भी आप हमें मशवरों से नवाजते रहें। कासिम सुल्तान मोहम्मद खान की गुफ्तगू सुनकर दंग रह गया। कासिम ने महसूस किया कि वो वाकई किसी गिरा कदर शहंशाह की आवाज समाअत कर रहे थे। कासिम ने अपने साबिका ताल्लुकात को बालाए ताक रखते हुए मुअद्दब अंदाज में सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, सुल्तान आली मकाम, कुदरत आपसे किसी बड़े मारुके की सरंजाम दही चाहती है जिस पर सल्तनत उस्मानिया बजा तौर पर फख्र करेगी। जहां तक मेरी खिदमत का ताल्लुक है तो मैं और मेरा खानदान इस्लाम और सल्तनत उस्मानिया की हर खिदमत को अपने लिए एक अजीम सआदत तसव्वुर करेंगे। कासिम ने सुल्तान मोहम्मद खान के साथ मुखातिब होते हुए आदाब शाही के तमाम तकाजे निभाए और अपनी साबिका बेतकल्लुफी को बालाए ताक रख दिया। 2 रोज बाद जश्न ताजपोशी की तकरीब थी, लिहाजा सुल्तान गोया हुए, कासिम, हम सब कुछ फरामोश कर सकते हैं लेकिन उदरना नहीं। यनीचरी के सिपा की वो बगावत कतन फरामोश नहीं कर सकते जिसमें तुम्हारे वालिद और तुम्हारी भाभी शहीद हुए थे, और हमें अब भी उन लोगों की जानिब से खदशा है जो इस वक्त यनीचरी की बगावत का सबब बने थे कि वो कहीं फिर सल्तनत में इंतशार पैदा करने के लिए रेशा दवानियां न करें। इसी खदशे के पेश नजर हमने तुम्हें तलब किया है ताकि तुम बर वक्त मुमकिना खतरात पर नजर रख सको। हम ये चाहते हैं कि तुम यनीचरी के उन लोगों पर अपनी खुसूसी नजर रखो जो मशकूक तसव्वुर किए जा सकते हैं। कासिम ने सुल्तान मोहम्मद खान के इस इरादे से मुकम्मल आगाही हासिल कर ली जिसके तहत वो कासिम को जासूसी के उमूर सौंपना चाहते थे। कासिम बजात खुद भी उसकी जरूरत महसूस करता था, क्योंकि इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही थीं कि यनीचरी में फिर बगावत के खतरे की बो आ रही है। लिहाजा कासिम ने इस जिम्मेदारी को बिसर व चश्म कबूल करते हुए कहा, सुल्तान आली मकाम, मैं आपकी दूर अंदेशी की जिस कदर तारीफ करूं कम है। बिलखुसूस जश्न ताजपोशी की तकरीब के मौके पर तखरीबकार अनासिर पर कड़ी नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ अनासिर आपकी क़ियादत से खाइफ हैं और वो नहीं चाहते कि आप मुसलमानों की क़ियादत के फराइज सर अंजाम दें, और ये वो लोग हैं जो दर पर्दा कैसर कुस्तुनतुनिया के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद कासिम सुल्तान के साथ काफी देर तक खुफिया उमूर पर बातचीत करता रहा और माबाद उनसे इजाजत लेकर रुखसत हुआ।
सुल्तान मोहम्मद खान की ताजपोशी की तकरीब जो तारीख उस्मानिया की एक ऐसी तकरीब बन गई जो कभी फरामोश न की जा सकी। सुल्तान और कासिम की तमाम तर एहतियात और हिफाजती इक़दामात किसी काम न आए और दुश्मन ऐन ताजपोशी के मौके पर अपना वार कर गया। सुल्तान मोहम्मद खान के दरबार की रौनक अपने उरूज पर थी। अमायदीन सल्तनत और वज़रा के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहरी क़स्र सुल्तानी के दीवाने आम में विराजमान थे। इस दीवान में तकरीब के शुरका के लिए नशिस्तों का इंतजाम किया गया था। हाज़रीन की तादाद इस वक्त 1000 से ज़ायद थी। खानदान के अफराद एक के बाद दीगरे सुल्तान को ताजपोशी की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। चंद शाही अफराद के बारी बारी सुल्तान को मुबारकबाद पेश करने के बाद मलिका सरवैन मुबारकबाद पेश करने के लिए आगे बढ़ी। ये सुल्तान मुराद खान सानी की नौजवान मलिका थी जो सर्बिया के बादशाह लॉर्ड स्टीफन की चहेती बेटी थी। सरवैन के सुल्तान मोहम्मद खान के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार थे। उसने कदम आगे बढ़ाए और सुल्तान को फूलों का तोहफा पेश करने के लिए तख्त शाही की जानिब बढ़ी और तख्त के करीब पहुंचकर रुक गई। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि दीवाने आम के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। सुल्तान की पेशानी शिकन आलूद हो गई और उन्होंने हुक्म दिया, ये गुस्ताख कौन है जो हमारे जश्न ताजपोशी में शोर शराबा करके बदमज़गी फैला रहा है? इसको गिरफ्तार करके हमारे हुजूर पेश किया जाए। एकदम कुछ सिपाही अपनी जगह छोड़कर बर्क रफ्तारी के साथ दीवाने आम से बाहर की जानिब दौड़े। सुल्तान की नजर भी बाहर का तवाफ कर रही थी। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्से के तासुरात थे। तमाम दरबारी भी दम साधे बैठे थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि सुल्तान के सिपाही एक मुअम्मर शख्स को उसके बाजुओं से थामकर अपनी गिरफ्त में लेते हुए सुल्तान के सामने ले आए। मुअम्मर शख्स ने इस अंदाज से अपने दोनों बाजुओं में कपड़े से ढकी हुई कोई चीज उठा रखी थी जैसे इसने किसी शेर खार बच्चे को उठा रखा हो। इसने आदाब शाही की कोई परवाह न की और दोहाइयां देता हुआ दरबार में दाखिल होकर सुल्तान के हुजूर पेश होने के बजाय मलिका सरवैन के बिलमुकाबिल खड़ा होकर ज़ार-ओ-क़तार रोने लगा। मलिका पहले ही इसे पहचान चुकी थी और हैरानी के आलम में खड़ी मामले को समझने की कोशिश कर रही थी। ये इसका खास खादिम था। मलिका ने जब इस खादिम के हाथ में शेर खार बच्चा देखा तो इसका दिल धड़कना भूल गया और वो सब कुछ नजरअंदाज करते हुए इसकी जानिब लपकी। यकीनन खादिम के हाथों में मासूम शहजादा था। सुल्तान मोहम्मद खान का नन्ना भाई जो शेर खार था और उसने मलिका सरवैन के बतन से जन्म लिया था। इस वाकया ने दरबार पर अजीब और गरीब माहौल तारी कर दिया। खादिम के ज़ार-ओ-क़तार रोने और जिस अंदाज से इसने बच्चे को बाजुओं में उठाया हुआ था, इससे हाज़रीन ये अंदाजा लगा चुके थे कि खादिम ने अपने बाजुओं में मलिका सरवैन के शेरखार बच्चे की लाश उठा रखी है। सुल्तान मोहम्मद खान इस सूरत हाल से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए। वो हैरान थे कि अचानक ये अंदोहनाक वाक़या कैसे पेश आया। उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि खादिम से हकीकत दरियाफ्त करनी चाहिए। उन्होंने खादिम को मुखातिब करते हुए कहा, ये सानिहा कैसे पेश आया, हमें आगाह करो ताकि हम इस नन्हे फरिश्ते के कातिल को जहन्नम वासिल करके अपने मासूम भाई का इंतकाम ले सकें। लेकिन खादिम के बयान ने सुल्तान के पांव तले से तख्त निकाल दिया। वो एक ही जस्त में फर्श पर उतरे और अगले ही लम्हे हाज़रीन दरबार ने उनके तमांचे की जोरदार आवाज सुनी जो सुल्तान ने मुअम्मर खादिम के चेहरे पर दे मारा था, क्योंकि खादिम ने बात ही ऐसी की थी। वाह भाई वाह, कातिल बजात खुद सवाल करता है कि मासूम शहजादे को किसने कत्ल किया। ये हाज़रीन दरबार, मैं तुम्हारे सामने चीख चीख कर कहता हूँ कि नन्हे शहजादे को तुम्हारे नए सुल्तान के हुक्म पर कत्ल किया गया है। खादिम जोर जोर से दोहाई दे रहा था और हाज़रीन दरबार पर खौफ और हैरानी की वजह से सत्तातारी था। खादिम ने बेहद दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए इताबे शाही को ललकारा था। उसने भरे दरबार में तख्त नशीनी के अव्वलीन रोज सुल्तान मोहम्मद खान पर अपने मासूम भाई के कत्ल का इल्जाम धुरा था। ये खबर सुनकर मलिका सरवैन पर भी सत्तातारी हो गया और वो आंखें फाड़ फाड़ कर सुल्तान को तकने लगी। चंद लम्हों के लिए दरबार में इस तरह खामोशी छाई रही जैसे सुल्तान समेत सब हाज़रीन को सांप सूंघ गया हो। हर एक फर्द के जहन में यही सवाल सर उठा रहा था कि अब क्या होगा।
मलिका भी खामोश खड़ी थी। उसने अपने मासूम बच्चे की लाश को अपने सीने के साथ लगा रखा था, हसरत भरी और दर्द भरी निगाहों से सुल्तान को तक रही थी, जिसकी ताजपोशी की आज वो मुबारकबाद पेश करने आई थी। मुअम्मर खादिम दीवाने आम के फर्श पर खड़ा था और हाज़रीने दरबार खामोश बैठे सुल्तान के हुक्म के मुंतजिर थे। इसी असना में एक मुअम्मर सरदार अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान आली मकाम, हाज़रीन दरबार हुक्म सुल्तानी के मुंतजर हैं और वो जानने के ख्वाह हैं कि सुल्तान इज्जत माब ने तख्त नशीनी के अव्वलीन रोज मासूम शहजादे के कत्ल का हुक्म क्यों सादिर फरमाया। अब मजीद खामोशी सुल्तान मोहम्मद खान के हक में बेहतर न थी। उन्होंने आने वाहिद में अपनी अबा समेटी और इंतहाई गुस्से के आलम में तख्त की जानिब बढ़े, लेकिन मसनद पर बैठने की बजाय दरबारियों पर एक तायराना नजर डालने के बाद शेर की मानिंद ठाड़े, हम हुक्म देते हैं कि नन्हे शहजादे के कातिल को फेलफौर जंजीरों में जकड़कर हमारे हुजूर पेश किया जाए। हम जानना चाहते हैं कि इसने किस सफाक शैतान के ईमा पर यह घिनौना फेल सर अंजाम दिया है। हम नन्हे शहजादे के कातिल का सर इसी वक्त कलम करवा देंगे। सिपाही कातिल की तलाश के लिए दौड़ पड़े। सुल्तान ने अब खादिम को मुखातिब किया। सुल्तान दरअसल उस पर नरमी का हथियार इस्तेमाल करके इससे उगलवाना चाहते थे कि मासूम शहजादे के कत्ल के पीछे किसका हाथ कारे फरमा है। चुनांचे सुल्तान गोया हुए, हम मलिका आलिया के खादिम की गुस्ताखी नजरअंदाज करते हैं और खादिम से इस्तिफसार करते हैं कि उसे मासूम शहजादे के कातिल के बारे में कैसे इल्म हुआ। अब खादिम भी संभल चुका था। उसने अपनी हिजानी कैफियत पर काबू पा लिया और कुछ सुल्तान की नरमी रंग लाई। खादिम ने महसूस किया कि इसने किसी सबूत के बगैर ही नए सुल्तान पर उसके मासूम भाई के कत्ल का इल्जाम लगाकर अपनी मौत को आवाज दी है। लेकिन जैसे ही सुल्तान ने इसकी गुस्ताखी नजरअंदाज करने का ऐलान किया तो ही इसकी अक्ल ठिकाने आई और उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, सुल्तान आली मकाम, मैं इसलिए दोहाइया दे रहा था कि मुझे मासूम शहजादे के कातिल ने कत्ल की वारदात करने के बाद बताया था कि इसने शहजादे को सुल्तान आली मकाम के हुक्म की तामील में कत्ल किया है। खादिम की बात सुनकर सुल्तान ने शेर की मानिंद गिरजते हुए कहा, कौन है वो कम बख्त और बदबख्त जिसने इस मासूम पर इतना बड़ा जुल्म ढाया कि इसका खून कर दिया और हम पर इस कदर घिनौना इल्जाम धर दिया। सुल्तान का चेहरा शाही जाहो जलाल से तमतमा रहा था। दरबार में मौजूद हाजरीन में से हर एक शख्स दम बखुद था। खादिम ने लरसती हुई जबान से कहा, सुल्तान आली मकाम, यानी चरी के सिपा सालार ने शाही कनीजों को अब के हुक्म से धमका कर मासूम शहजादे को उनसे हासिल किया और इस नन्हे शहजादे को शाही हम्माम में ले जाकर पानी के हौज में गौते देकर कत्ल कर दिया। यकदम दरबार में मौजूद लोग मलिका की जानिब मुतवज्जे हो गए, क्योंकि मलिका किसी कटे हुए शहतीर की मानिंद फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। सुल्तान ने फेलफौर आगे बढ़कर मलिका को सहारा दिया। चंद लम्हों बाद मलिका अपने कमरा खास में शाही तबीबों के जेर इलाज थी। अभी तक दरबार बर्खास्त करने का हुक्म जारी न हुआ था। सुल्तान ने खादिम से वारदात का मुफस्सल हाल जानने के बाद यानी चरी के सिपा सालार को जंजीरों में जकड़कर अपने रूबरू पेश करने का हुक्म सादिर कर दिया। लेकिन कब्ल इसके कि सिपाही सुल्तान के हुक्म की तामील के लिए रवाना होते खुफिया महकमे का सरबरा बहराम खान यानी चरी के सिपा सालार को गिरफ्तार करके सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। सिपा सालार बड़ी ढिठाई के साथ दरबार में खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर खौफ व नदामत के कोई आसार दिखाई न दे रहे थे। सुल्तान का चेहरा गम व गुस्से से तप रहा था और उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो यानी चरी के सिपा सालार की ढिठाई पर हैरान भी थे। कातिल सिपा सालार के तौर तरीके से ये जाहिर हो रहा था जैसे इसने सिरे से कोई वारदात की ही ना हो, बल्कि इससे जो फेल सरजद हुआ वो ऐन दुरुस्त था। सिपा सालार के अंदाज ने सुल्तान को मजीद तैश दिलाया। लिहाजा सुल्तान मोहम्मद खान ने इंतहाई सख्त लहजे में सिपा सालार से इस्तिफसार किया, सिपा सालार, हमें हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुमने हमारे नन्हे भाई के खून में हाथ रंगे हैं या नहीं? सिपा सालार ने कहा, हाँ, मैंने मासूम शहजादे को कत्ल किया है।
میں نے یہ قتل سلطنت کے مفاد میں کیا ہے، اس لیے مجھ سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ عثمانیہ سلطنت کے شہزادے تخت و تاج کے حصول کے لیے پوری رعایا کے مقدر سے کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سلطان گرجے، خاموش بدبخت، خاموش رہو، تم نے معصوم شہزادے کو قتل کر کے اس کا الزام ہم پر دھر دیا، جس کی وجہ سے ملکہ کا خادم اور دربار کے افراد ہمیں تمہارے جرم میں شریک تصور کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھرے دربار میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ ہم اس گھناؤنے جرم سے لاعلم تھے اور تمہاری یہ جرات بھی ناقابل معافی ہے، جس کے تحت تم نے عثمانیہ سلطنت کے شہزادوں کو تاج و تخت کے لیے دست و گریبان ہونے کے الزام سے نوازا ہے۔ ہم تمہارا سر قلم کروانے سے قبل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم کس کے اشاروں پر چل رہے ہو، قیصر قسطنطنیہ کے یا شاہ ہنری ہو نیا ڈے کے؟ اگرچہ سلطان نے ایک لحاظ سے سپہ سالار کو اس کا سر قلم کرنے کا حکم سنا دیا تھا، لیکن در حقیقت دل ہی دل میں پریشان بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ینیچری کے سپہ سالار کو انہوں نے اپنی تخت نشینی کے اولین روز ہی اپنے ہاتھوں قتل کروا دیا تو کہیں ایک مرتبہ پھر ینیچری کے سپہ بغاوت برپا نہ کر دے۔ لہذا سلطان اپنی زندگی کے نازک ترین لمحے سے گزر رہے تھے۔ اگر وہ معصوم شہزادے کے قتل کا بدلہ ینیچری کے سپہ سالار سے نہ لیتے تو درباریوں اور رعایا میں غم و غصہ پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ سلطان کو اپنی سوتیلی ماں ملکہ سروین کا بھی خیال تھا، جو اپنے بچے کے غم میں نڈھال تھی، اور خود سلطان کو بھی اپنا بھائی اتنا ہی عزیز اور پیارا تھا جتنا وہ اپنی ماں کو تھا۔ لہذا سلطان کو سپہ سالار پر بے حد طیش آ رہا تھا، لیکن وہ ایک نازک صورتحال کا شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے سپہ سالار سے جو سوال کیا تھا کہ وہ کس کے اشاروں پر چل رہا ہے، اس کے جواب میں سپہ سالار نے صلیبیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا جواب گول کرتے ہوئے کچھ یوں جواب دیا: سلطان عالی مقام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان بایزید یلدرم نے تخت سنبھالتے ہی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو اسی مقصد کے پیش نظر قتل کر دیا تھا جس مقصد کے پیش نظر یہ قتل کیا گیا۔ ان کے دربار کے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ فتنہ قتل سے بڑھ کر برا ہے، لہذا فتنہ سے بچنے کے لیے بے گناہ شہزادہ یعقوب کو قتل کر دیا گیا، اور آج میں نے بھی اسی وجہ سے شہزادے کو قتل کیا ہے تاکہ سلطنت کو ممکنہ فتنے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سپہ سالار نے جو جواب دیا اس پر سلطان نے گرجتے ہوئے کہا: تم جھوٹ بکواس کرتے ہو اور مفتیان اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ یہ اسلامی سلاطین کا وتیرہ نہیں بلکہ فرعونی سلاطین کا وتیرہ ہے کہ تاج و تخت کے جانے کے خدشے کے پیش نظر معصوم بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ ہم تمہیں قطعاً معاف نہیں کر سکتے، خواہ ہمیں پوری سلطنت ہی کیوں نہ گوانی پڑے۔ لہذا سلطان نے گرجدار آواز میں جلاد کو حکم دیا کہ سپہ سالار کا سرتن سے جدا کر کے ملکہ عالیہ کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ سلطان کا حکم سننے کے بعد سپہ سالار سلطان محمد خان سے گویا ہوا: سلطان عالی مقام، ایک شیر خر بچے کے قصاص میں عثمانیہ سلطنت کی عظیم فوج ینیچری کو بغاوت کا شکار بنانا کسی بھی طرح سلطنت کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس طرح پچھلی مرتبہ کی مانند ایک بار پھر ینیچری میں بغاوت پروان چڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اگرچہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس طرح سلطنت کا مفاد بری طرح متاثر ہوگا۔ اگرچہ سلطان سپہ سالار کی بات میں چھپی دھمکی کو بخوبی محسوس کر چکے تھے، لیکن وہ اس سفاک قاتل کو معاف کرنے کے لیے بھی ہرگز تیار نہیں تھے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں جلاد بھرے دربار میں سپہ سالار کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس کا سر قلم کرتا سلطان کا جاسوس قاسم آگے بڑھا اور سلطان کی خدمت میں درخواست کی: سلطان عالی مقام، شاہی سراغ رساں کی حیثیت سے میں سلطان عالی مقام کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ اس مجرم کو فی الحال میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس سے تفتیش کر کے یہ معلوم کر سکوں کہ یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے اور اس نے کس کے ایما پر یہ سنگ دلانہ فعل سر انجام دیا ہے۔ اس لمحہ قاسم تو گویا سلطان کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا اور اس نے سلطان کو مشکل لمحات سے نکال لیا۔ قاسم کی تفتیش کے بعد اگر ینیچری کے سپہ سالار کا تعلق واقعی صلیبیوں سے ثابت ہو جاتا تو اسے قتل کرنے میں کوئی قباحت باقی نہ رہتی۔ سلطان نے سپاہ کو حکم دیا کہ وہ معصوم شہزادے کے سنگدل قاتل کو قاسم کے ہمراہ لے جائیں۔
اس کے بعد سلطان نے اپنا اولین دربار برخاست کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ آج تاجپوشی کے جشن کی تقریب میں وہی کچھ ہوا جس کا خدشہ سلطان اور قاسم محسوس کر رہے تھے۔ سازشی اور غدار عناصر اپنا وار کر گئے تھے اور پہلے ہی دن سلطان کے لیے ایک گھمبیر مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ اس مسئلے کو بالآخر قاسم ہی نے حل کیا اور وہ اس سنگدل قاتل کو شاہی دربار سے اپنے ہمراہ خفیہ محکمے کے تہخانے میں تفتیش کی غرض سے لے آیا۔